हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी की कोई भी सोमेटिक सेल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे एंड स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एज यू ऑल नो नॉर्मल कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ये टिपिकल ह्यूमन सोमेटिक सेल की बात कर रहे हैं। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन। अंदर आपका न्यूक्लियस होगा एंड न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा। ओके, यू एवरीवन नो दिस। बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये डिवाइड करता है, बट डिवाइड होने से पहले ये अपने आप को डीकम्पैक्ट करता है। सो हम अगर छोटा सा इसको मैं जूम आउट करके आपको दिखा दूं तो आफ्टर डीकम्पैक्शन कुछ इस तरीके से आपको क्रोमोसोम पेयर्स दिख जाएंगे। ओके, ह्यूमन सेल में। एंड इसी वाले छोटे से पोर्शन को इस क्रोमोसोम में और जूम आउट करें तो आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? ये डीएनए है। 1953 में द वेरी फेमस द फ्रांसिस और क्रिक का जो मॉडल है, डबल हीलिक्स मॉडल, डबल हीलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, वो उन्होंने दिया था। एंड इसने इसके सारे स्ट्रक्चरल के जितने प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व कर दिए थे। तो जो डीएनए का जो डबल डबल हीलिक्स क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज एज यू ऑल नो डबल मीन्स टू। ओके, तो यहाँ पे टू क्या है? दो हीलिक्स है। एक हीलिक्स एक स्पाइरल होगा, दो हीलिक्स मिल जाएंगे तो मतलब कि वो डबल डबल हीलिक्स हो गए। तो इसका जो फर्स्ट स्पाइरल हीलिक्स है ये वाला है, सेकंड स्पाइरल हीलिक्स है ये वाला है। दोनों अपने आप में इंटरटेंगल हुए हैं, तो उसी की वजह से इसको नाम दिया है डबल हीलिक्स मॉडल। ओके, तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा फिजिकल जो फिजिकली हमें दिखता है। बट अगर आप इसका क्रिस्टलोग्राफी करके इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि डीएनए को जो नॉर्मली हम बोलते हैं वो बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होकर बना रहे हैं एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स फर्स्ट पहले इसको देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, उसके बाद हम डीएनए को देखेंगे। ओके, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो न्यूक्लियोटाइड अपने आप पे बना होता है तीन कंपोनेंट से। एक होगा नाइट्रोजनस बेस, एक होगा पेंटोज शुगर, और एक होगा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन नॉर्मली एडेनिन थायमिन, पायरिमिडीन साइटोसिन गुआनिन। ओके, सॉरी, प्यूरिन इज A and G, एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पायरिमिडीन इज साइटोसिन एंड थायमिन। ओके, तो डीएनए के केस में प्यूरिन जो काउंट होता है वो थायमिन काउंट होता है, बट एट द सेम टाइम आरएनए में वो यूरेसिल होता है बिकॉज वहां पे थायमिन नहीं होता। बस इतना से याद रखना है हमें नाइट्रोजनस बेस में। पेंटोज शुगर सभी को पता है, 5 कार्बन होंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये फिफ्थ कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन होंगे। डीएनए के केस में ये पेंटोज शुगर जो होगा वो डीऑक्सीराइबोज होगा, एंड जो आरएनए के केस में यही पेंटोज शुगर राइबोज शुगर होगा। ठीक है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ एक अंतर है कि राइबोज में टू सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप काउंट होता है, बट डीऑक्सीराइबोज में ये OH ना होकर सिर्फ H होता है। इतना से याद रखना है। लास्ट इज फॉस्फेट ग्रुप, वो सभी को पता है। ठीक है, यही फॉस्फेट ग्रुप में ही जो ओ होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए डीएनए को हम एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक इन नेचर। ओके, क्योंकि फॉस्फेट के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो यही नेगेटिव चार्ज डीएनए में एसिडिटी इंपार्ट करता है। एंड मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर हमने ये पढ़ लिया है कि एसिडिक है, नेगेटिव है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डीएनए के आजू बाजू हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को खींच कर बांध कर रखता है। तो इसीलिए इतना सारा डीएनए एक छोटे से माइक्रोमीटर्स के सेल्स के अंदर इतना कम्पैक्टली आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही इंटरटेंगल्ड होते हैं। बिकॉज डीएनए नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो अपने आप को बांधे रखता है। ठीक है,
तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। इसी में आपको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि ये तीनों कंपोनेंट्स अपने आप में मिलके तो बना रहे हैं वन न्यूक्लियोटाइड। बट अगर आप फॉस्फेट को नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ इन दोनों को देखें, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये अपने आप में जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ये हो गए न्यूक्लियोसाइड। चलो, तो ये हो गया इसके फंक्शनल कंपोनेंट कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। बट हमें पढ़ना है डीएनए, और डीएनए अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो अब हमें देखना है कि ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं कि वो अपने आप में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दे रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, सिंस डीएनए डबल हेलिक्स है, 2 स्ट्रैंड होंगे, तो आपको पता होगा कि एक स्ट्रैंड के सामने दूसरा स्ट्रैंड होगा। ठीक है, तो सपोज करो ये अगर मैं डीएनए, अभी मैंने आपको ऐसा बना के दिखाया था, अब मैं इसको खोल देता हूं तो इसके ऐसे 2 स्ट्रैंड आ जाएंगे। ठीक है, जो आपस में कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे। अब हम इसके देखेंगे कि कैसे जुड़े होंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि इस स्ट्रैंड की, लेफ्ट वाले की। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड कैसे होगा, इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, फिर एक शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोस, वो नॉर्मल है, आपको हमें बार बार नहीं बताना होगा, ये शुगर होगा। ठीक है, ये शुगर में एक होगा 3 डैश कार्बन, 3 डैश पे एक कार्बन होगा और एक 5 डैश पे कार्बन होगा। तो ये जो 5 डैश वाला कार्बन है ये जुड़ा होगा एक फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, और 3 डैश वाला जो कार्बन है वो नीचे एक फॉस्फेट ग्रुप से। तो ऐसे ये चेन चलती जाएगी, ये नेक्स्ट शुगर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ये नेक्स्ट शुगर हो गया इस टाइप से, और ये नाइट्रोजन बेस। तो अब आप देख रहे हैं ये शुगर, अगर हम इस शुगर को काउंट करते हैं तो इसका 5 डैश ऊपर एक फॉस्फेट से फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है, और इसका 3 डैश जो है नीचे एक फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है, एंड वही फॉस्फेट नेक्स्ट शुगर से भी इसी तरीके से अटैच्ड है। तो ये मल्टी सारे के सारे मिल जाएंगे तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाती है चेन। ठीक है, ये शुगर भी अपने आप में एक नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होगा। ठीक है, एंड ये अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वाले स्ट्रैंड की। अब इसी के अपोजिट में मैं बनाता हूँ इसका एक राइट स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, और ये अपोजिट स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस, ये अपोजिट स्ट्रैंड का शुगर, एंड यही अपोजिट स्ट्रैंड का फॉस्फेट ग्रुप। इसी तरीके से अब आप नीचे चले जाइए। अभी हम बॉन्डिंग में आपको बता दूंगा कि कैसे है ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए अगर आपको बीच में, जैसे ये लाइन मैंने खींची, अगर आपको बीच में मार्जिन देखना है, मीडियन देखना है, तो इस टाइप से ये है इसका लेफ्ट स्ट्रैंड, एंड ये है इसका राइट स्ट्रैंड। ठीक है, अब आप इसको ध्यान में रख के मैं बहुत सारी चीज आपकी क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज, एक नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, मैंने बताया था कि जो प्यूरिन होते हैं वो ए और जी होते हैं, और जो पायरिमिडिन होते हैं वो सी और टी होते हैं डीएनए के केस में। तो अगर ये प्यूरिन है तो अपोजिट साइड में पायरिमिडिन आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये एडिनिन है तो यहाँ पे आ जाएगा थाइमीन, और जब ए और टी आपस में जुड़े होते हैं तो वो होता है एक डबल डबल बॉन्डिंग का हाइड्रोजन बॉन्ड। बट एट द सेम टाइम जी और सी, ठीक है, ए जी सी जी सी, हाँ, तो अगर जी और सी जुड़े होते हैं तो वो अपने आप में काउंट होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है कि नाइट्रोजनस बेस अपने आप में आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। यही नाइट्रोजनस बेस जब शुगर से जुड़ा होगा तो वो एक बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दीजिए। ठीक है, यही शुगर जब फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये अपने आप में है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। जब हम बात कर रहे हैं शुगर फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, बट फॉस्फेट अपने आप में दोनों तरफ से एस्टर बॉन्ड लिए हुए हैं, तो उन दोनों को साथ में काउंट करके बोला जाता है फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये आपकी बॉन्डिंग की चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, अब जो डीएनए के केस में जब फ्रांसिस क्रिक और वाटसन ने उसके डॉक्ट्रिन में जो प्रिंसिपल्स डाले तो उसमें एक ये भी बोलते हैं कि दोनों स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पैरेलल होती है। अगर एक स्ट्रैंड 5' to 3' रन करता है तो दूसरा 3' to 5' रन करेगा।
यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वो बोला गया है। तो आप ये देखिए कि ये जो शुगर है ये अपने ऊपर लिए है अपना खुद का 5 डैश कार्बन, एंड उसका 5 डैश कार्बन जुड़ा हुआ है एक फॉस्फेट ग्रुप से। तो मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 5 डैश फॉस्फेट यहाँ पे क्या नाम है। नीचे वाले पे आइए, ये वाला शुगर अपने लास्ट में लिए हुए है 3 डैश, ठीक है। तो अब इस 3 डैश पे अगर हम ये लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड काउंट करते हैं तो इस शुगर पे होगा 3 डैश पर OH ग्रुप। तो ये अपना खत्म हो गया 3 डैश OH पे। तो इस स्ट्रैंड में 5 डैश फॉस्फेट और 3 डैश OH पर हमारी पोलैरिटी रन कर रही है। तो बट अब अपोजिट में आएंगे तो यहाँ पर जो शुगर है इसका जो 3 डैश होगा वो ऊपर साइड होगा। अभी ये दरअसल मैंने सीधा प्लेन बोर्ड में बना दिया है, बट जब ये रियल में ओरिजिनली जब इसको देखोगे आप तो वो इस तरीके से एंटी पैरेलल में काउंट होता है, बिकॉज वो बॉन्डिंग ही नहीं होगी अगर वो एंटी पैरेलल नहीं होगा तो, समझे। तो क्योंकि स्ट्रक्चरली वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो इस वाले शुगर का जो अपोजिट ऊपर वाला एंड होगा वो आप मान लीजिए 3 डैश OH होगा, और जो नीचे वाला एंड होगा वो होगा आपका 5 डैश फॉस्फेट का, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बोलते हैं कि वो एंटी पैरेलल वाली पोलैरिटी को शो करते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको कुछ और बता सकूं, हाँ, तो थोड़ा सा हम इसके वो साइज के बारे में देख लेते हैं। ये मैंने आपको डीएनए का साइज बता दिया है। तो ये जो पिच बोलते हैं इसको, अगर एक हीलिक्स को काउंट करते हैं आप तो मतलब कि ऐसे जुड़ा हो आप बीच में, तो ये इसका पिच का जो हमने मेजरमेंट जो हम क्रिस्टलोग्राफी से करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा आता है बोलते हैं उसको, वो हमने नापा है 3.4 नैनोमीटर। ओके, तो ये